वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम लूसेंट के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। यह टोटल 3 पार्ट में कवर किया गया है। इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग उसको जरूर देखें। इसका जो 3rd पार्ट है वो गुप्त साम्राज्य से शुरू होकर बाकी जितने के इसमें टॉपिक दिए हैं सभी को इस वीडियो में या फिर इस सेशन में या 3rd पार्ट में इसको कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य इसका 20वां टॉपिक है। इसके पहले 19 टॉपिक को 2 वीडियो में कुल कवर किया गया है। जो 20वां टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, तो इसकी स्थापना की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का उदय ये 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। कहाँ पर? कौशाम्बी में हुआ। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसका कार्यकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी था। नेक्स्ट, श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का टाइम पीरियड 280 से लेकर 320 ईस्वी तक था। नेक्स्ट एक जो गुप्त वंश के पहले महान शासक हुए उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, यानी गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इसके उत्तराधिकारी घटोत्कच थे और इसके जो प्रथम महान सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, यानी चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रीगुप्त व घटोत्कच थे यह स्वतंत्र शासक नहीं थे, वो क्या थे? वो सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। वहीं जो चंद्रगुप्त प्रथम हुए ये गुप्त साम्राज्य के प्रथम स्वतंत्र शासक हुए, जिसकी परिणति किससे होती है? जिसकी पुष्टि महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने से होती है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए, जिसने 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे, या जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के कुल 12 शासकों को पराजित किया। ऐसा समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाता है कि इसने आर्यावर्त के कुल 9 शासकों और दक्षिणावर्त के कुल 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने आर्यावर्त के कुल 9 शासकों व दक्षिणावर्त के कुल 12 शासकों को पराजित किया। यही कारण है या फिर यही इनकी जो कार्य है या विजय है, इसी कारण इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके दरबार में एक हरिसेन नामक कवि रहता था और इसी ने ही जिसने क्या जो है इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्त लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसकी रचना हरिसेन नामक कवि के द्वारा की गई थी। समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु के उपासक थे और इन्होंने ही अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी, यानी इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इन्होंने ही अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। इनको जो इनके सिक्के थे उनमें बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे, क्योंकि इनके सिक्कों पर इन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और इनका जो अगली उपाधि है वो क्या है? विक्रमांक। समुद्रगुप्त को विक्रमांक की उपाधि से भी सुशोभित किया गया है। विक्रमांक व कविराज, इन दोनों उपाधियों से समुद्रगुप्त को सुशोभित किया गया है। बात करें अगर समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हुए, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, यह गुप्त साम्राज्य के महानतम शासक या फिर गुप्त साम्राज्य के महान शासक थे। इन्हीं के शासन काल में जो चीनी यात्री फाहियान थे वो भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जब शकों पर विजय प्राप्त करते हैं तो इसी के उपलक्ष्य में वो चांदी के सिक्के जारी करते हैं। चांदी के सिक्के ये किसके द्वारा जारी किए जाए? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों पर विजय के उपलब्धि में जारी किया जाता है। इनके उत्तराधिकारी की बात करें तो कुमार गुप्त प्रथम या फिर गोविंद गुप्त, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी हुए। और जो कुमार गुप्त हैं
इनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। कुमार गुप्त के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो केवल यही पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो क्या, उनका नाम क्या है, कुमार गुप्त। और इनके उत्तराधिकारी या कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी हुए स्कंद गुप्त, जिनका टाइम पीरियड 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी या 467 ईस्वी तक था। स्कंद गुप्त के बारे में है कि इन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, यानी ये जो सुदर्शन झील है, अगर पूछे इसका निर्माण किसने करवाया तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किया जाता है। वहीं जो शक शासक रुद्रदामन थे उनके द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या फिर जीर्णोद्धार किया जाता है। वहीं अगले शासक जो कि गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है और इनका नाम क्या है, स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त के द्वारा भी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या फिर जीर्णोद्धार कराया जाता है। स्कंद गुप्त ने पड़दत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। किसको, पड़दत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। इनके जो स्कंद गुप्त हैं इनके टाइम में यही, या इनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कोई है तो वो यही है कि हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, तो वो स्कंद गुप्त के शासनकाल में। और अंतिम गुप्त शासक की बात करें तो ये विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक ये विष्णुगुप्त थे। जो हूणों को अंतिम रूप से पराजित करने का श्रेय ये किसको जाता है, ये स्कंद गुप्त को ही जाता है। नेक्स्ट जो है टॉपिक या पॉइंट है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी, यह देश थी, जिसके शासन को गोपना कहा जाता। देश के जो शासक थे उनको गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई ये थी भूक्ति। भूक्ति के जो शासक थे उसे उपरीक कहा जाता था। क्या कहा था, उपरीक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है भूक्ति के नीचे क्या थे, भूक्ति के नीचे विषय थे। विषय नामक जो प्रशासनिक इकाई होती थी और इसके जो प्रमुख थे विषयपति थे। विषय मतलब जो आधुनिक जो प्रेजेंट टाइम में जिले का रूप होता है वो मौर्य गुप्त साम्राज्य में ये विषय के रूप में जाना जाता था। और विषय के जो प्रमुख होते थे वो विषयपति कहलाते थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में जिला के जो प्रमुख होते हैं, कलेक्टर होते हैं, उसी तरह से जो गुप्त साम्राज्य में विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। नेक्स्ट है कि जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी है उसे दंडपाशिक कहा जाता। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी थे उन्हें चाट एवं भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता, उन्हें चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई एक ग्राम थी एवं ग्राम का प्रशासन एक ग्राम सभा के द्वारा संचालित। जैसे आप वर्तमान समय में भी ग्राम का जो प्रशासन है वो ग्राम सभा के द्वारा ही संचालित की जाती है। तो इसी तरह गुप्त साम्राज्य में भी होता था कि ग्राम का प्रशासन एक ग्राम सभा के द्वारा संचालित की जाती थी और ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामीक कहते थे। क्या कहते थे, ग्रामीक कहते थे। तथा अन्य सदस्य जो होते थे, यानी ग्राम सभा में एक मुखिया होते थे, बाकी अन्य सदस्य होते थे। जो मुखिया होते थे उन्हें ग्रामीक कहा जाता था एवं जो अन्य सदस्य होते थे उन्हें महत्तर कहा जाता था। और गांव जो ग्राम थे, ग्राम समूह की जो छोटी इकाई है उसे पेठ कहा जाता था। यानी कई गांव समूह या कई ग्राम जो है मिल करके क्या किसका निर्माण करते थे, पेठ बनाते, पेठ नामक इकाई का निर्माण करते थे। गुप्त शासक जो कुमार गुप्त थे उनके गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर जो ताम्रपत्र है उसमें भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख मिलता है। अगर पूछे कि दामोदरपुर ताम्रपत्र किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है, तो यह जो है कुमार गुप्त से संबंधित है और इसमें भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 अथवा एक छठा भाग हुआ। यानी जो भू राजस्व है गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व कितना वसूला जाता था, 1/4 या फिर छठा भाग वसूला जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो भूमि है उसके निम्न प्रकार थे, जैसे क्षेत्र हुआ, वास्तु हुआ, चारागाह भूमि, सील व अपरहत, ये निम्न प्रकार के भूमि थे। क्षेत्र यानी जो कृषि करने योग्य भूमि थी
उसे क्षेत्र कहा जाता था। जो वास यानी रहने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था तथा पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। वहीं ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उन्हें सील कहा जाता था तथा ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसके लिए अपराहत शब्द का प्रयोग किया जाता। सील मतलब ऐसे हम लोग नॉर्मल अगर सोचें तो सील ये जो पत्थर का बना होता था, तो इसमें जो जाहिर सी बात है ये जोतने योग्य नहीं होती होगी। तो जो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसमें इसको किसी तरह से याद करना है। जो जोतने योग्य नहीं होती है उन्हें सील कहा जाता है और जो जंगली होती है, जो भूमि जंगली होती है उन्हें अपराहत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्तकालीन मंदिर और इसके स्थान यानी वो कहाँ पर स्थित है। इसको एक टेबल में दिया गया है, इसको देख लेते हैं। बात करें विष्णु मंदिर तो ये मध्य प्रदेश के तिगुआ में स्थित है। शिव मंदिर यह भी मध्य प्रदेश के भूमरा में स्थित है। पार्वती मंदिर ये भी मध्य प्रदेश के नैना कुठार में स्थित है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश के खो में स्थित है। अगला है भीतर गांव मंदिर या फिर लक्ष्मण मंदिर, यह कानपुर के भीतर गांव नामक स्थान पर स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और भीतर गांव मंदिर जो है वो ईंटों से निर्मित एक मंदिर है। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। जो गुप्त साम्राज्य है उसमें सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है जो गुप्त काल के जो या श्रेणी के जो प्रधान होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। स्वर्ण मुद्रा के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जो है हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी किया जाता है। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा ये गुप्त राजाओं के द्वारा जारी किया जाता है। वही सबसे शुद्ध सोने के मुद्रा जो है या सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा ये कुषाण शासकों के द्वारा जारी किया जाता है। तो गुप्त शासकों के द्वारा जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे उनको जो है उनके अभिलेखों में दीनार का, जो स्वर्ण मुद्रा थे उन्हें दीनार शब्द से संबोधित किया गया। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन यह याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जात के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है अगर पूछे तो ये ओशनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है विंध्य जंगल में जो सबल जाति है यहाँ के लोग देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सबल जात के लोग देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूछा जाता है कि सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, तो वह है एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख से जो कि 510 ईस्वी के भानुगुप्त का अभिलेख है, यहाँ से सती होने के प्रमाण मिलते हैं जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु होती है और उसके पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं थी उनको गणिका कहा जाता था। वहीं वे वेश्यावृत्ति जो वृद्ध हुआ करती थी उनके लिए कुटनी शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी जो यंग वेश्यावृत्ति करती थी और यंग थी उनके लिए गणिका शब्द का प्रयोग किया जाता था और जो वृद्ध हो गई थी उनके लिए कुटनी शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो गुप्त साम्राज्य है उसमें वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यानी गुप्त सम्राट जितने थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने राजधर्म के रूप में वैष्णव धर्म या वैष्णव धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया था। और इनका जो राजचिन्ह था वो था गरुड़ जो कि विष्णु का वाहन है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। दशावतार मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह जो है विष्णु धर्म से संबंधित प्रमुख क्या है, साक्ष्य के रूप में गुप्त साम्राज्य के प्रमुख साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता में कुल 29 गुफाओं में अजंता में कुल 29 गुफाओं का निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही गुफा हैं जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 जो है इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। वहीं गुफा संख्या 17
इनको चित्रशाला कहा गया है। इनको गुफा संख्या 17 का जो चित्र बना है उसको चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बात करें गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा कौन सी है, तो बाघ की गुफा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बाघ की गुफा गुप्तकालीन निर्मित अन्य गुफा है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो बाघ की गुफा जो है ये कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत को काटकर बाघ की गुफा गुप्त काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि है कालिदास रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय इनको ये जो है इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में कुल 14 शासकों के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी, जिसमें सबसे विख्यात विक्रमादित्य यही चंद्रगुप्त द्वितीय ही सबसे विख्यात विक्रमादित्य हुए और इन्हीं के दरबार में कालिदास रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले जो अन्य थे वो थे धन्वंतरी थे, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य थे। और गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र और पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। यानी इन्हीं के शासनकाल में पंचतंत्र की रचना होती है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। और यह किसके द्वारा लिखी जाती है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी जाती है। पंचतंत्र जो है वो संसार का सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ है। पहले नंबर पर क्या है, बाइबिल है। संसार का सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ में पहले नंबर पर बाइबिल है, वहीं दूसरे नंबर पर क्या है, पंचतंत्र है। पंचतंत्र इनको 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से, पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रयास और पांचवा है अपरीक्षाकारित्व। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। आर्यभट्ट के द्वारा गुप्त काल में आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे गए। इसी ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले जो अन्य विद्वान थे उसमें वराहमिहिर, धन्वंतरि, ब्रह्मगुप्त आज प्रमुख थे। पुराणों की जो वर्तमान रूप में रचना हुई है वो गुप्त काल में ही हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का भी उल्लेख किया गया है। गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी वह थी संस्कृत तथा इनके द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए, जिसे रूप्यका या फिर रुपया कहा गया। जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाए गया उन्हें रूप्यका या फिर रुपया कहा गया। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना यह गुप्त काल में ही होती है। कौन कौन सी, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति और फिर बृहस्पति स्मृति, इन सभी स्मृतियों की रचना जो है गुप्त काल में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंदिर बनाने की जो कला का जन्म है, मंदिर बनाने की कला का जन्म ये भी गुप्त काल में ही हुआ है। त्रिमूर्त की अवधारणा का विकास भी गुप्त, यानी मंदिर बनाने की शुरुआत और त्रिमूर्त का विकास ये दोनों जो है गुप्त काल में ही देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल यानी गुप्त काल के ही हैं। शूद्रक द्वारा नाटक लिखा गया था वो था क्या था, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है माटी की खिलौना गाड़ी। इस यानी जो मृच्छकटिकम नाटक है इसमें शूद्रक द्वारा निर्धन ब्राह्मण एवं उनके साथ एक वैश्या के प्रेम वर्णित है। निर्धन ब्राह्मण के साथ एक वैश्या के प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में मृच्छकटिकम ये सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। कालिदास की जो कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम के बारे में या प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद भारतीय भाषाओं में या फिर जिनका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। सॉरी, यहाँ पे यूरोपीय भाषाएं हैं। जो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम यह पहली भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। और ऐसी दूसरी रचना अगर पूछे तो वो थी भगवत गीता। भगवत गीता का भी यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कालिदास के द्वारा या फिर पंचतंत्र की रचना या फिर जितने भी अभी हमने यहाँ साहित्य या फिर अन्य से रिलेटेड पढ़ा, यही उपलब्धियां, यही कारण है कि इन्हीं उपलब्धियों के कारण जो गुप्त साम्राज्य है
इसको प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या? गोल्ड एज के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट यानी 21वां जो टॉपिक है वो क्या है? वो है वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। गुप्त वंश का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद नए राजाओं का उद्भव होता है। उसमें मैत्रक वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूत वंश या फिर परवर्ती गुप्त या फिर गौड़ प्रमुख हैं। इस राजवंशों में पुष्यभूत वंश के जो शासक हैं वो सबसे विशाल व फिर साम्राज्य स्थापित करते हैं। पुष्यभूत वंश के संस्थापक अगर पूछे तो इस वंश के संस्थापक पुष्यभूत था और इसकी राजधानी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर स्थित है? वर्तमान हरियाणा के पास या हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को थानेश्वर नाम से जाना जाता था। तो ये जो पुष्यभूत वंश है इसकी राजधानी कहाँ पर थी? थानेश्वर में स्थित थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता यानी प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्र शासक थे तथा प्रथम प्रभावशाली शासक जिसने परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। यानी अगर पूछे पुष्यभूत वंश के संस्थापक कौन थे तो ये थे पुष्यभूत, और इनके वास्तविक संस्थापक या फिर इनके जो स्वतंत्र शासक हुए वो कौन हुए? तो वो थे प्रभाकर वर्धन, जिनके द्वारा परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। इनके 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन व छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था तथा इनकी पुत्री का नाम क्या था? राजश्री। इनकी पुत्री का नाम राजश्री था। ये अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा जो है ग्रहवर्मा के साथ करते हैं। यानी इनके जो ग्रहवर्मा है ये प्रभाकर वर्धन के दामाद होते हैं। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार, राज्यवर्धन इनके भाई हैं, मतलब ये जो राजश्री के बड़े भाई हैं, इनके द्वारा देवगुप्त को मार डाला गया। परंतु देवगुप्त के मित्र जो गौड़ थे वो शशांक ने या गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोध वृक्ष या फिर बोध गया को कटवा दिया था। ऐसा बताया जाता है कि शशांक के द्वारा बोध वृक्ष या फिर बोध गया में जो बोध वृक्ष स्थित थी उसको कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। हर्ष को शिलादित्य का नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। और अपने पिता की भांति यह भी परम भट्टारक की उपाधि या परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण करता है। हर्ष जो है वो शशांक को पराजित करता है क्योंकि शशांक के द्वारा ही इसके बड़े भाई की हत्या की गई थी राज्यवर्धन की। तो हर्ष क्या करता है? बदला लेने के लिए शशांक को पराजित करता है और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। यानी इसके पहले जो कन्नौज थी उसकी राजधानी क्या थी? इसके पहले कन्नौज की इसकी राजधानी क्या थी? या फिर राज्यवर्धन वंश की राजधानी पुष्यभूत वंश की राजधानी क्या थी? तो पुष्यभूत वंश की जो राजधानी थी उसको देख लेते हैं, वो क्या थी? थानेश्वर, जो कि हरियाणा के आसपास के एरिया को कहते थे। लेकिन बाद में इनके द्वारा हर्ष के द्वारा इसकी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाई जाती है। इसकी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाई जाती है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय जो हैं इनके बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। यानी नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध होता है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जो है विजयी रहा एवं हर्ष जो है इस युद्ध में पराजित हुए। चीनी यात्री ह्वेनसांग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आता है? तो ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आता है। ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ये सारी उपाधियां किसकी है? ये है ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। क्यों आया था? वो उसका संबंध क्या था? बौद्ध धर्म से था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। कहां पर? हर्षवर्धन जो थे वो 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए।
हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। कहाँ के जो हर्ष है, हर्षवर्धन है, वो कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष इसको बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज जो थे वो भगवान शिव एवं सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, लेकिन ह्वेनसांग के प्रभाव में इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और पूर्ण रूप से यह बौद्ध बन गया। यानी प्रारंभिक जीवन में तो हर्ष शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में अपने जीवन के अंतिम समय पर ये जो है बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से अनुयायी बन जाता है। हर्ष के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का, या फिर यह जो है नालंदा महाविहार, ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। इस समारोह को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं इसमें छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाणभट्ट जो है वो हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ये हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही या बाणभट्ट के द्वारा ही हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक रचना की जाती है। वहीं हर्ष के द्वारा जो रचना की जाती है वो कौन है? प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद, ये तीनों संस्कृत नाटक हैं जिसकी रचना जो है हर्ष के द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक एक कवि थे जिनके द्वारा ये रचना की गई थी, लेकिन धावक को कुछ पुरस्कार दिया गया और बदले में कहा गया कि ये जो रचना है वो हर्ष के नाम कर दिया जाए। तो लेकिन फाइनली ऐसा क्वेश्चन हमको जो करना है वो यही करना है कि हर्ष की या प्रियदर्शिका, रत्नावली या नागानंद की नामक जो संस्कृत नाटक है इसकी रचना जो है हर्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज एवं महासामंत कहे जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष के जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उनको सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता? उनको सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भोक्ति कहा जाता था एवं प्रत्येक भोक्ति का जो शासक होता था वो राजस्थानी एवं उपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। नोट के फॉर्म में लिखा गया है कि हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया। कहाँ पर? हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित की रचना की जाती है। भुक्ति का विभाजन 8 जिलों में किया। भुक्ति में राष्ट्र हो जाता है, इसका विभाजन जिलों में किया जाता है तथा जिलों की संज्ञा क्या थी? ये थी विषय, और विषय के प्रधान को विषयपति कहा जाता था। विषय के अंतर्गत क्या आते थे? पाठक आते थे। यानी जो आधुनिक तहसील है तो उस समय जो पुष्यवर्धन काल था उस समय इसको पाठक शब्द से या तहसील को पाठक शब्द से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो क्या थी? यह शासन की सबसे छोटी इकाई यह थी ग्राम थी। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम शासन का प्रधान जो है वो ग्रामाक्ष पटलिक था और पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट भाट कहा जाता था तथा पुलिस विभाग के जो अधिकारी होते थे उन्हें दंड पासिक या फिर दांडिक कहा जाता था। यानी पुलिस अधिकारियों के जो कर्मचारी होते थे उन्हें चाट भाट कहा जाता था एवं जो अधिकारी होते थे उन्हें दंड पासिक एवं दांडिक कहा जाता था। अश्व सेना के जो अधिकारी होते थे उनको बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या फिर महाबलाधिकृत कहा जाता है। यानी जो अश्व सेना के अधिकारी होते थे वे बृहदेश्वर कहलाते थे तथा पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत एवं महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या फिर जल पंप का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन में तुला यंत्र भी पूछता है तो सिंचाई के रूप में तुला यंत्र का प्रयोग मिलता है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष के जो मंत्रिपरिषद थे उसमें भंड जो है एक प्रधान सचिव थे, सिंहनाद ये प्रधान सेनापति थे, कुंतल ये अश्व सेना के प्रधान थे एवं स्कंदगुप्त एक गज सेना के प्रमुख थे। स्कंदगुप्त क्या थे? एक गज सेना के प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट है,
हर्ष के समय में जो मथुरा है वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा जो है, उत्तर प्रदेश का मथुरा, ये सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अब 22वां टॉपिक है जो कि दक्षिण भारत के जितने भी स्वतंत्र राजवंश या फिर प्रमुख राजवंश हैं उन सभी को 1 बाय 1 करके कवर किया जाएगा। तो इसमें पहला कौन सा है? पहला राजवंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश, दक्षिण भारत का जो पहला वंश हम पढ़ेंगे वो है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक की बात करें तो ये थे सिंह विष्णु। इनका टाइम पीरियड जो है 575 ईस्वी से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी अगर पूछे तो पल्लवों की राजधानी एक कांची थी, या तमिलनाडु में इसे कांचीपुरम के पास, या कांचीपुरम, कांची को कांचीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। और पल्लव शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किरातार्जुनियम के लेखक भारव जो हैं वो सिंहभूषुड़ के दरबार में रहते थे। वही सिंहभूषुड़ जो पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश के महान शासक या फिर जो प्रमुख शासक हैं उनकी बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय एवं नंदी वर्मन द्वितीय, ये सभी पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। और इसके अंतिम शासक कौन थे? तो अपराजित वर्मन पल्लव वंश के अंतिम शासक हुए। बात करें मत विलास प्रहसन, तो इसकी रचना महेंद्र वर्मन के द्वारा की जाती है। एवं महेंद्र वर्मन जो है वो जैन मत के अनुयायी थे, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर ये शैव बन जाते हैं, शैव धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। महाबलीपुरम में जो एकाश मंदिर या फिर जिसे रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण अगर पूछे कौन करवाया था तो नरसिंह वर्मन, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा रथ मंदिर का निर्माण किया जाता है। रथ मंदिरों की संख्या कुल 7 थी, जिसमें सबसे छोटा जो है वो द्रौपदी रथ था, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। बात करें वातांबी कोंड की जो उपाधि है, इसे नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही धारण किया जाता है। वही जो रथ मंदिर का निर्माण कराते हैं कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा रथ मंदिर का निर्माण कराया जाता है एवं वातापी कोंड की उपाधि धारण की जाती है। बात करें अरबों की आक्रमण की, नेक्स्ट पॉइंट है अरबों की आक्रमण। तो उस समय पल्लव वंश के शासक जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। उसने राज सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी। नेक्स्ट पॉइंट है शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा राज सिंह, आगम प्रिय एवं शंकर भक्त की उपाधि धारण की जाती है और इनके द्वारा कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया जाता है, जिसे जो है राज सिद्धेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इसी मंदिर में सबसे पहले द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत, यानी कैलाशनाथ मंदिर में ही सबसे पहले द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। महाबलीपुरम में जो सौर मंदिर है या महाबलीपुरम का जो सौर मंदिर है वो भी द्रविड़ स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। बात करें 10 कुमार चरित के जो दंडी नरसिंह के लेखक, 10 कुमार चरित के जो लेखक थे वो थे दंडी। ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, यानी जो दंडी थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कांची के जो मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वैष्णव संत जो है तिरुमंगई अलवार, नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगर अलवार यहाँ पे आ जाता है तो अलवार मीन्स ये वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं। वहीं अगर ये नैनार यहाँ पे आ जाता है, नैनार मीन्स होता है शैव धर्म के अनुयायी। तो जो प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई थे वो नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट वंश यहाँ पर है पल्लव वंश के बाद अगला वंश है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश। बात करें इसके संस्थापक की तो इसके संस्थापक दंत दुर्ग थे और 752 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी शुरुआत जो है वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन, यानी शुरुआत में जो राष्ट्रकूट शासक थे वो चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मान्यखेत के निकट या मान्यखेत थी। बात करें इसके प्रमुख शासक की तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय, ये कुछ प्रमुख शासक थे जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है
एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने ही कराया था। नेक्स्ट है ध्रुव। ये राष्ट्रकूट वंश के पहले शासक है जिन्हें कन्नौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें भाग, यानी राष्ट्रकूट शासकों में सबसे पहले अगर त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने का श्रेय किसी को जाता है तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को जाता है। ध्रुव के द्वारा प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया जाता है। यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें कौन कौन शामिल थे? पहला था जो है राष्ट्रकूट, दूसरा था प्रतिहार और तीसरा था कौन सा? तीसरा था पाल। और फाइनल यानी अंत में प्रतिहार शासकों के द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त होती है, या प्रतिहार शासकों के द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त की जाती है। ध्रुव जो थे, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, इन्हें धारावर्ष भी कहा जाता था। बात करें गोविंद तृतीय की, तो इनके द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया जाता है। यानी गोविंद तृतीय जो है वो चक्रायुद्ध, धर्मपाल एवं नागभट्ट द्वितीय को पराजित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लव पांड्य केरल गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय के द्वारा जो है नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमोघ वर्ष जो है वो जैन धर्म के अनुयायी हैं और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में अमोघ वर्ष के द्वारा की जाती है। आज पुराण की रचना अगर पूछे तो आज पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। यानी जिनसेन, महावीराचार्य एवं सक्तायना ये तीनों अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपना जीवन अंत किया, यानी अपने जीवन का अंत जो है अमोघ वर्ष के द्वारा जल समाधि लेकर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्र तृतीय जो है ये इनके शासनकाल में, या फिर इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। किसके शासनकाल में? इंद्र तृतीय के शासनकाल में। और इसने ही तत्कालीन राजपूत शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। अल मसूदी जो कि इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आता है और इसके द्वारा राष्ट्रकूट शासक जो हैं उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया जाता है। इसके जो राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम महान शासक थे वो थे कृष्ण तृतीय थे। और कृष्ण तृतीय या फिर इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे। कौन रहते थे? पुण्य रहते थे। पुण्य के द्वारा ही शांति पुराण की रचना की जाती है। शांति पुराण की रचना ये पुण्य के द्वारा की जाती है। पुण्य जो है राष्ट्रकूट वंश के अंतिम जो महान शासक हैं कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। कल्याणी के चालुक्य जो है वो तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। यानी जो राष्ट्रकूट शासक है उनको हराकर तैलप द्वितीय जो है वो राष्ट्रकूट शासक कर्क को हराते हैं और वहां पर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलोरा व एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया जाता है। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं जिसमें 1 से लेकर 12 तक गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है एवं 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध अगर पूछे तो विश्वकर्मा गुफा जो कि गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। यहाँ पर 2 मंजिली एवं 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 थल या फिर 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की जो गुफा 15 है उसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। गुफा संख्या 15 किसमें है? इसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एलोरा का सर्वप्रथम उल्लेख है वो फ्रांसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया। किसके द्वारा? फ्रांसी यात्री थेवेनेट के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया। राष्ट्रकूट, शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ
जैन धर्म के भी उपासक, यानी जो राष्ट्रकूट सम्राट थे वो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म एवं के साथ साथ जो है जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी में या राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट वंश है चालुक्य वंश। कहाँ के? कल्याणी के चालुक्य वंश। इसकी स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। अभी पहले हमने पढ़ा है कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उनको हराकर तैलप द्वितीय के द्वारा वहां पर कल्याणी वंश की या कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की जाती है, जिसकी राजधानी मान्यखेत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है चालुक्य के जो प्रमुख शासक हैं वो कौन कौन से हैं? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य, सोमेश्वर तृतीय, तैलप तृतीय, ये सभी चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए। बात करें सोमेश्वर प्रथम, तो इन्होंने मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया था। कल्याणी को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? सोमेश्वर प्रथम के द्वारा। इस वंश का सबसे अंधी या चालुक्य के जो कल्याणी के चालुक्य वंश है इसके सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो विक्रमादित्य सिक्स जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। विक्रमादित्य सिक्स के ही दरबार में बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर रहते थे। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर ये विक्रमादित्य सिक्स के ही दरबार में रहते थे तथा मिताक्षरा जो कि हिंदू विधि ग्रंथ है, ये मिताक्षरा की रचना महान विद्ववेत्ता जो है विज्ञानेश्वर के द्वारा किया जाता है। यही विज्ञानेश्वर जो है विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमांक देव चरित की रचना बिल्हड़ के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? बिल्हड़ के द्वारा की जाती है। इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वातापी के चालुक्य वंश। वातापी, इसके अब वातापी और तीसरा भी एक बेगी के चालुक्य वंश, यही सब है यहाँ पे पढ़ना है। तो वातापी के चालुक्य वंश की बात करें तो जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना करती है। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जाती है और जिसकी राजधानी जो है वातापी थी। वातापी ही इसकी राजधानी थी। और इस वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, ये जो है वातापी चालुक्य के प्रमुख शासक थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय, यही पुलकेशिन द्वितीय हैं जो नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित करते हैं। बात करें महाकूट स्तंभ लेख, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न कराए थे। जिनेन्द्र का जो मेगुती मंदिर है, मेगुती मंदिर, इसका निर्माण भी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और पुलकेशिन द्वितीय को ही दक्षिणापथेश्वर की उपाधि या दक्षिणापथेश्वर की उपाधि से सुशोभित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और इसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। यानी पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बादामी पर अधिकार किया जाता है। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जारी किया जाता है। बात करें एहोल अभिलेख की, तो एहोल अभिलेख का संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे कि एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो वह है पुलकेशिन द्वितीय, जिसके लेखक यानी एहोल अभिलेख के लेखक रविकीर्त हैं। अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वातापी का निर्माणकर्ता जो है वो कीर्तिवर्मन को माना जाता है। अगला पॉइंट है मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया था। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि ये विनयादत्त के द्वारा धारण किया जाता है। कब? जब वो मालवा जीत लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमादित्य द्वितीय जो है इनके शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। दक्कन में अरबों का आक्रमण विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था और इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे
अवनिजश्रय या अवनिजनाश्रय की उपाधि से सुशोभित कर सम्मानित करते हैं किसको? अपने भतीजे पुलकेशी को। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमादित्य द्वितीय की जो प्रथम पत्नी है उनका नाम है लोक महादेवी एवं उनकी जो दूसरी पत्नी है उनका नाम है त्रैलोक्य देवी। जो लोक महादेवी है इनके द्वारा पटदकल में जो है विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किया जाता है। वहीं दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी है और इनके द्वारा जो है त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किया जाता है। बात करें इस वंश के अंतिम राजा तो इसके अंतिम राजा इस वंश के कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। इसके सामंत जो है वो दंत दुर्ग हुए। दंत दुर्ग यही जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और एहोल मंदिर को जो है ये मंदिरों का शहर कहा या एहोल को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है बेगी के चालुक्य। अगला पॉइंट है इसमें बेगी के चालुक्य। बेगी के चालुक्य के बारे में देख लेते हैं। तो इसके संस्थापक बेगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन थे तथा इसकी राजधानी बेंगी थी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित थी। बात करें इसके प्रमुख शासक की तो जय सिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जय सिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय ये सभी जो है इस वंश के महानतम या फिर प्रमुख शासक हुए। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा अगर पूछे तो विजयादित्य तृतीय। बेगी के चालुक्य वंश के सबसे महानतम शासक हुए जिसका सेनापति पंडरंग था। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट साम्राज्य है चोल साम्राज्य। अगला है चोल साम्राज्य। तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश जो है वो पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित चोल जो है वो पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुए। चोल के जो संस्थापक चोल वंश के संस्थापक थे वो विजयालय थे। टाइम पीरियड क्या है 850 से 887 ईस्वी और इसकी राजधानी जो है तंजौर या फिर तंजाउर थी। तंजौर के वास्तुकार कौन थे? तो राजराज पेरुथुच्चन ये तंजौर के वास्तुकार थे। विजयालय ने या इसके जो संस्थापक विजयालय थे उनके द्वारा नरकेसरी की उपाधि धारण की और सिंभु सुंदनी देवी का निशुंभ सुदनी देवी मंदिर का निर्माण जो है इनके द्वारा किया जाता है। निशुंभ सुदनी देवी मंदिर का निर्माण ये विजयालय के द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा जो है नरकेसरी की उपाधि धारण की जाती है। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लव पर विजय पाने के उपरांत जो आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। चोलों के जो प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन से थे? परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग। ये जो है चोल वंश के प्रमुख राजा हुए। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट है तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध जो है वो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का जो है राजादित्य मारा गया। यानी तक्कोलम का युद्ध ये राष्ट्रकूट शासक एवं चोल शासकों के बीच होता है जिसमें राष्ट्रकूट शासक विजय रहते हैं एवं चोलों की पराजय होती है। चोल की तरफ से परांतक प्रथम इसमें लड़ रहा था। बात करें राजराज प्रथम की, इस राजराज प्रथम के द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण किया जाता है और वहां के राजा जो महिम 5 थे या महिम 5वें उनको भगाकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी। उनको भागकर जो है जो महिम जो 5वें थे उनको श्रीलंका से भागकर रोहड़ में शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है राजराज प्रथम जो है वो श्रीलंका के विजित प्रदेशों में चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत, इसका नाम क्या था? मुंडचोल मंडलम इसको बनाया और पोल नरुआ को इसकी राजधानी बनाता है। राजराज प्रथम जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था और इसने ही इनके द्वारा ही राजराज प्रथम के द्वारा ही क्या किया जाता है? तंजौर में राजराजेश्वर का जो शिव मंदिर है उसके बनाया राजराजेश्वर मंदिर या फिर इसे और किस नाम से जाना जाता है? जो राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जो कि राजराज प्रथम के द्वारा बनाया जाता है जो कि एक शिव मंदिर था। बात करें चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है ये राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ था। बंगाल के जो शासक थे महिपाल उनको पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने
गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। यानी महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम एक गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है चोल काल में जो भूमि के प्रकार थे, चोल काल में भूमि के प्रकार थे वो कौन कौन से थे? तो चोल काल में भूमि के प्रकार थे, पहला है बेलन वगाई। पहला है बेलन वगाई। एक वेलन वगाई जो है एक गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेलन वगाई कहते थे। दूसरा है ब्रह्मदेह। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहते थे। साला भोग एक किसी विद्यालय के रख रखाव को या किसी विद्यालय के जो रख रखाव करने के लिए जो भूमि होती थी उसे साला भोग कहते थे। और तीसरा है देवदान। तीसरा क्या है? देवदान। तो यह मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को, जो मंदिर को उपहार में भूमि दी जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे देवदान नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है पल्ली चदनम। पल्ली चदनम जो जैन संस्थानों को दान जो है या जो भूमि जैन संस्थानों के लिए दी जाती थी उनके लिए पल्ली चदनम नाम शब्द का प्रयोग, ये दक्षिण भारत के ज्यादातर शब्द हैं तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन का क्या होगा। तो पल्ली चदनम जो है ये क्या थी? ये जैनों को दिया जाने वाला भूमि था। नेक्स्ट पॉइंट है नोट के फॉर्म में दिया गया है कि गजनी का सुल्तान महमूद जो है वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। महमूद किसका समकालीन था? वो था गजनी के शासक जो है, जो गजनी का सुल्तान महमूद था वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय की बात करें तो राजेंद्र द्वितीय इन्होंने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम शासक तो ये राजेंद्र जो है तृतीय था। नेक्स्ट पॉइंट है चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए गोवा में कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल जो है अभाव एवं जो अकाल से ग्रस्त होकर गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किसके द्वारा किया गया था? विक्रम चोल के द्वारा। चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की जो मूर्ति है उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। किसके द्वारा? कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज जो कि विश्व की मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट पॉइंट है चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम जो है उसे मंडलम को कोट्टम में, कोट्टम को नाडु में एवं नाडु को कुर्रम में विभक्त किया गया था। नाडु को किसमें? नाडु को कुर्रमों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है नाडु की स्थापना सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है बेल्लाल जात के जो धनी किसान हैं उनको केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या फिर किसान, अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। कहा? केंद्र में जो है महत्वपूर्ण पद सौंपे। नेक्स्ट पॉइंट है चोलों का जो चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये थी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन ये चोलों की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है उर जो है ये सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांवों की भूमि का अधिग्रहण करना। नेक्स्ट पॉइंट है सभा या महासभा।
यहाँ जो मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जो सभा एवं महासभा थी, यह मूलतः अग्रहारों एवं ब्राह्मणों की बस्तियां हुआ करती थी, जिसमें सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करता था। वरियम नाम की जो समितियां थी उनके माध्यम से अपने कार्य को संचालित किया करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सभा की बैठक जो है गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों को जो है सभा को नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? इसकी सभा को नगरम कहा जाता था। चोल काल में जो भूमि कर उपज का 1/3 यानी 1/3 हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांव में कार्य समिति की जो सदस्यता थी उसके लिए वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे और इनको क्या कहा जाता था? इनको मध्यस्थ का, जो वेतन भोगी कर्मचारी होते थे इनके लिए मध्यस्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कौन लेता था? किस में बताया गया है? उत्तर मेरूर अभिलेख में बताया गया है। इसमें था कि सभा की सदस्यता के जो इच्छुक होते थे, सभा की सदस्यता के जो इच्छुक लोग होते थे उनको ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता हो, जहां पर भू राजस्व जो है वसूला जाता हो, और उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए तथा उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये सभी जो एलिजिबिलिटी है वो किसके लिए होनी चाहिए? वो सभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए होनी चाहिए थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, उन्हें जो है प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यानी अगर उन्हें सभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और यदि पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह समिति का सदस्य नहीं बन सकता। यानी अगर वो पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य था तो वह सभा या फिर समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए थे वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ब्राह्मणों को जो करमुक्त भूमि दी जाती थी उसके लिए चतुर्वेद मंगलम एवं दान दी गई जो भूमि थी उन्हें ब्रह्मदेव कहा गया। यानी जो भूमि दान दी गई है ब्राह्मणों को वो ब्रह्मदेव कहलाती थी एवं जो भूमि करमुक्त थी वो चतुर्वेद मंगलम कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। क्या था? पदाति सेना था। चोल काल में कंजुल जो है वो सोने के सिक्के थे। कंजुल क्या थे? ये सोने के सिक्के। कल्लज जो है वो सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जो जैन गोंदर है वो प्रसिद्ध कवि थे, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। जो जैन गोंदर है वो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था और इसके द्वारा जो रचना की गई थी वो थी कलिंग तुपड़ी। क्या थी? कलिंग तुपड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, कंबन और टुक्कन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। कौन कौन है? कंबन है, औटक पुट्टन है और पुंगलेंद, इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। वहीं कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न अगर पूछे तो पंप, पुण्य एवं रन। इंपॉर्टेंट है, पंप, पुण्य एवं रन, इनको जो है कन्नड़ साहित्य के रत्न के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। क्या माना है? भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, चोल कालीन जो नटराज प्रतिमा है उनको चोल कला का सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ कहा जाता है। अगला पॉइंट है, चोल कांस्य प्रतिमाएं जो है वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। अगला है जो शैव संत ईशान शिव पंडित हैं, वे राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। अगला है, चोल काल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ये कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था वह तनियर कहलाता था। क्या कहलाता? तनियर कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर मेरुरु शिलालेख, इसमें जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासन काल से संबंधित है। जो उत्तर मेरुरु शिलालेख है इसमें सभा संस्था के बारे में जो बताया गया है वह परांतक प्रथम के शासन काल से जो है संबंधित है। चोलों की जो राजधानी है तो वो क्रमशः उरयूर, तंजौर, गंगईकोंड,
चोलपुरम व कांची ये क्रमशः चोलों की राजधानी हुआ करती थी। सड़कों की देखभाल करने के लिए बगान समिति का जो है ये बनाई जाती थी। बगान समिति का संबंध इस सड़कों की देखभाल से था। वहीं आम वस्तुओं के जो आदान प्रदान का आधार था वो क्या था, वो धान था। आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के जो विशाल व्यापारी थे उनके निम्न समूह थे, क्या थे, वलंजियार, नाना दैसी, मणिग्रामम। ये चोल काल के जो है विशाल व्यापारी हुआ करते थे। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार ये संत कहलाते थे। चोल काल में अलवार नयनार हम पहले ही बता चुके हैं कि अलवार जो है शैव वंश से संबंधित है एवं नयनार ये है जो है ये किससे संबंधित है, सॉरी, अलवार जो है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है एवं नयनार ये शैव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है यादव वंश। यादव वंश को यहाँ पर हम कवर करेंगे कि इनके बारे में मोटी मोटी क्या बातें लिखी है। 1 सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है यादव वंश। जो यादव वंश है, देवगिर के यादव वंश की स्थापना बिल्लभ पंचम किसके द्वारा, बिल्लभ पंचम के द्वारा की जाती है और इसकी राजधानी जो है वो देवगिर थी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था, तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा ये सिंहड़ था। कौन था, सिंहड़ था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र राजा जो है वो रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण, रामचंद्र के द्वारा मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है होयसल वंश। होयसल वंश के बारे में जो मोटा मोटी बातें लिखी हैं उसको देख लेते हैं। इसकी संस्थापक या होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। होयसल वंश ये जो है यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण जो है वो विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। विष्णुवर्धन जो कि होयसल वंश के संस्थापक थे, इन्हीं के द्वारा बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया जाता है। होयसल वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो वीर बल्लाल तृतीय या होयसल वंश का अंतिम शासक था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। बात करें इसकी राजधानी, इंपॉर्टेंट है, तो इसकी राजधानी द्वार समुद्र जो आधुनिक हेलेविड था वो था, या होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। इसको आधुनिक रूप में हेलीविड नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के बारे में देख लेते हैं। तो बात करें कदम्ब वंश, तो इसकी स्थापना मयूर शर्मन के द्वारा की जाती है तथा इसकी राजधानी वनवासी है। ज्यादातर कदम्ब वंश की राजधानी ही पूछी जाती है कि कदम्ब वंश की राजधानी क्या थी, तो कदम्ब वंश की राजधानी जो है ये वनवासी था। नेक्स्ट है गंग वंश। गंग वंश के बारे में देख लेते हैं कि इसके जो संस्थापक थे वो थे वज्रहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के जो प्रथम शासक थे वो कोंकणी वर्मा थे और गंगों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो कुवलाल थी, जो बाद में तलकाड हो गई। गंग की जो प्रारंभिक राजधानी कुवलाल थी, बाद में जो है इनकी राजधानी तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। कौन था, माधव प्रथम था। नेक्स्ट वंश है काकतीय वंश। काकतीय वंश के बारे में देख लेते हैं। काकतीय वंश का संस्थापक जो है ये बीटा प्रथम था। कौन था, बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया और अपनी राजधानी जो है अमकोंड बनाया था। कौन, क्या बनाया था, अमकोंड बनाया था। इस वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक अगर पूछे तो काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और उसने 35 वर्ष की अवस्था तक शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है गणपति ने अपनी राजधानी जो है वारंगल में स्थानांतरित कर ली। कहां पर, वारंगल में स्थानांतरित कर ली। और काकतीय वंश का अंतिम शासक ये प्रताप रुद्र था। कौन था, जो काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। इसका टाइम पीरियड 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक था।
नेक्स्ट है सीमावर्ती राजवंशों का उदय, इसमें पहला नाम आता है। 23वां टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का उदय, जिसमें पहला वंश है पाल वंश। बात करें पाल वंश के संस्थापक, तो इसके संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इनके द्वारा 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की जाती है और राजधानी क्या थी पाल वंश की, वो थी मुंगेर। गोपाल जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की जाती है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। पाल वंश के प्रमुख शासक अगर पूछे तो धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल व नयपाल, ये सभी पाल वंश के प्रमुख शासक थे। पाल वंश का सबसे महान शासक अगर पूछे तो वो था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की जाती है एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, जिसमें फाइनल रूप में प्रतिहार शासकों के द्वारा जीत अर्जित की जाती है, उसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ही इसमें शामिल हुआ था। जैसे हमने इसके पहले राष्ट्रकूट वंश पढ़ा था, तो राष्ट्रकूट वंश में सबसे पहले ध्रुव के द्वारा शामिल हुआ गया था, या फिर त्रिपक्षीय युद्ध में सबसे पहले ध्रुव शामिल हुआ था। उसी की तरह से जो पाल वंश का शासक था वो धर्मपाल ही था, जो सबसे पहले कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 11वीं सदी में गुजराती कवि सोठल ये धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से कौन संबोधित था, वो था धर्मपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण ये धर्मपाल के द्वारा कराया जाता है। वहीं ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण ये भी देवपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बने, इसके लिए देवपाल के द्वारा 5 गांव दान में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है गौड़ी रीत नामक साहित्यिक विद्या का विकास ये पाल शासकों के समय में हुआ था। कौन सा? गौड़ी रीत नामक साहित्यिक विद्या ये पाल शासकों के समय में हुआ था। पाल शासक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट वंश है सेन वंश। सेन वंश इसकी स्थापना जो है वो सामंत सेन के द्वारा की जाती है। सामंत सेन ने राढ़ में सेन वंश की स्थापना की थी। सेन वंश की जो राजधानी थी वो थी नदिया या फिर लखनऊती जो है ये सेन वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है सेन वंश के अगर प्रमुख शासक की बात करें तो इनके प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन ये सेन वंश के प्रमुख शासक थे। सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक की बात करें तो विजय सेन था। विजय सेन ये शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर या फिर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन के द्वारा की गई थी। अद्भुत सागर जो है उसको लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप किया था, यानी अद्भुत सागर इसको शुरू तो बल्लाल सेन के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको पूर्ण करने का श्रेय लक्ष्मण सेन को है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्मण सेन की जो राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ये पवन दूत के लेखक जो है धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। कौन कौन रहते थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध, ये तीनों लक्ष्मण सेन के राज दरबार में रहते थे। हलायुध जो है वो लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण ये विजय सेन ने कराया था। कहां पर? देवपाड़ा में। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी में अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराने का श्रेय किसको जाता है? वो सेन शासकों को जाता है। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम शासक था। जैसे भारत का अंतिम शासक जो हम पढ़े थे वो हर्ष था, उसी तरह से लक्ष्मण सेन जो है वो बंगाल का संभवतः अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर के राजवंश। अगला पॉइंट है कश्मीर के राजवंश।
कश्मीर पर शासन करने वाले वंश का अगर क्रम पूछे तो सबसे पहले कारकोट वंश वहां पर स्थापित होता है, उसके बाद उत्पल वंश और अंत में लोहार वंश की स्थापना कश्मीर में होती है। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना कर दी, यानी कारकोट वंश की स्थापना ये दुर्लभ वर्धन के द्वारा की जाती है। ह्वेनसांग ने दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। इधर जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, लेकिन अगर पूछे कि कश्मीर में किसके शासनकाल में गए थे ह्वेनसांग, तो कश्मीर जब गए थे तो उस समय पर किसका शासनकाल था, तो दुर्लभ वर्धन का शासनकाल था, जो कि कारकोट वंश का संस्थापक था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पूछे अगर, तो ये ललितादित्य मुक्तापीड था। कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड एक कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है, इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा ही किया गया था। कौन सा मंदिर? मार्तंड मंदिर। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश, दूसरा वंश कौन सा? उत्पल वंश का शासन होता है और इस वंश का संस्थापक अवंतिवर्मन था। नाम क्या था? अवंतिवर्मन। अवंतिवर्मन नामक नगर जो है, इसकी स्थापना अवंतिवर्मन ने की थी। अवंतिवर्मन नामक नगर की स्थापना भी अवंतिवर्मन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अवंतिवर्मन ये सुई जो थे अभियंता, सुई ये सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। इनके अभियंता या फिर इंजीनियर जो हैं वो सुई थे और इनके द्वारा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा यह एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर में लोहार वंश ये अंतिम वंश होता है। लोहार वंश की स्थापना होती है और इसके संस्थापक संग्राम, लोहार वंश के संस्थापक जो है ये संग्राम राज था और इनके बाद यानी संग्राम राज के बाद अनंत राजा बनता है, या अनंत जो है वो राजा बनता है, जिसकी पत्नी का नाम सूर्यमती था। सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में अनंत की सहायता की थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि एवं कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहड़ जो है वो हर्ष का आश्रित कवि था। कलहड़ के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, कलहड़ किसका आश्रित कवि था? तो ये हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष जो है लोहार वंश का प्रमुख शासक था या प्रमुख विद्वान शासक था कलहड़। और कलहड़ जो है इसके जयसिंह जो है वो लोहार वंश के अंतिम शासक था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया था। जयसिंह के शासन काल से ही कलहड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कामरूप का वर्मन वंश। तो 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय होता है और इस वंश का संस्थापक जो है वो पुष्यवर्मन को जाता है तथा इसकी जो राजधानी है वो प्रागज्योतिष थी। प्रागज्योतिष जो है ये कामरूप के जो वर्मन वंश है उसकी राजधानी थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया। बाद में कामरूप जो है वो पाल साम्राज्य में शामिल हो गया। नेक्स्ट और 24वें टॉपिक के रूप में दिया गया राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो इसमें पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। जो नागभट्ट द्वितीय हैं उनको राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय के द्वारा हराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिहार वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था मिहिर भोज और मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? वो कन्नौज में स्थापित की थी। मिहिर भोज जो है ये विष्णु भक्त था या फिर विष्णु का उपासक था और विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है राजशेखर जो है वो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर ये महेंद्रपाल के दरबार से संबंधित थे और इस वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो ये थे यशपाल। दिल्ली नगर की स्थापना ये किसके द्वारा की जाती है? तो तोमर नरेश अनंगपाल के द्वारा दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं सदी में की जाती है। नेक्स्ट राजवंश यहाँ पर गढ़वाल राजवंश दिया गया है। गढ़वाल राजवंश यहाँ पर दिया गया है। तो गढ़वाल राजवंश इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन थे? गढ़वाल राजवंश के संस्थापक जो है वो चंद्रदेव थे।
चंद्रदेव थे और इनकी राजधानी क्या थी, वो थी वाराणसी। गढ़वाल राजवंश की राजधानी जो है वाराणसी थी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, वो था गोविंद चंद्र था। और इसके जो मंत्री थे वो लक्ष्मीधर, ये शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। और इनके द्वारा कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोविंद चंद्र की एक रानी थी जिनका नाम कुमार देवी था। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज तृतीय, इन्होंने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। यानी पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया गया था। और इस वंश का अगर अंतिम शासक पूछे तो इस वंश का अंतिम शासक जो है वो जयचंद ही था। जयचंद, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। हमने पढ़ा था, या फिर जब हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि चंदावर युद्ध जो है जयचंद एवं गौरी के बीच होता है। और यह कब होता है, 1194 ईस्वी में, जिसमें चंदा या फिर जयचंद पराजित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में देख लेते हैं। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव जो है वो चौहान वंश के संस्थापक थे। और इसकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और अजमेर को ही इसकी दूसरी राजधानी बनाते हैं। यानी चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव थे। प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी और द्वितीय राजधानी जो है अजमेर थी। और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अगर पूछे तो अणुराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, ये जो है चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। बीसल देव के द्वारा हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोमदेव विग्रह राज जो सिक्स हैं, इनके राज्य थे। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा। ललित विग्रह राज नामक नाटक इस सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा नामक मस्जिद है उसे विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो एक मस्जिद के शुरू में, वो जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया जाता है। ये शुरू में क्या था, एक विद्यालय था जिसकी स्थापना विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा किया जाता है। पृथ्वीराज तृतीय ये इस वंश के जो है अंतिम शासक हुए। चौहान वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय थे। चंद्रप्रदायी जो है वो पृथ्वीराज तृतीय की राज्यकवि थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, चंद्रप्रदायी जो है वो पृथ्वीराज तृतीय की राज्यकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद्रप्रदायी थे, जो किसके दरबार से संबंधित थे, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है रणथंभौर के जो जैन मंदिर का शिखर ये पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। अगला पॉइंट है तराइन का युद्ध, ये 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय रहा एवं गौरी हर। तराइन के 2 युद्ध होते हैं। प्रथम युद्ध 1191 में होता है और दूसरा युद्ध 1192 में होता है। 1191 यानी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजय रहता है एवं जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है इसमें गौरी की जीत होती है। गौरी की यहाँ पर जीत हो जाती है। और नेक्स्ट वंश है परमार वंश। अगला वंश क्या दिया गया है, परमार वंश, इसको देख लेते हैं। परमार वंश का संस्थापक अगर पूछे तो उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी, जो कि इसकी प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा अगर पूछे तो राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नैषधीय चरित के लेखक कौन थे, श्रीहर्ष थे एवं इंपॉर्टेंट है प्रबंध चिंतामणि, इसके लेखक मेरुतुंग थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजा भोज जो है उन्होंने चिकित्सा गणित व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। भोजकृत व्यक्ति कल्पतरु में जो वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके प्रयोग का उल्लेख ये राजा भोज के द्वारा किया गया है। बात करें नवशास्त्रांग चरित, इसके रचयिता पद्मगुप्त थे। 10 रूपक के रचयिता धनंजय थे।
धनिक, हलायुध एवं अमित पथ जैसे विद्वान वागपत मंजू के दरबार में रहते थे। जैसे विद्वान जो है वागपत मुंज के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन थे? तो राजा भोज जो हैं उनको कविराज की उपाधि से सुशोभित किया गया था। किनको? राजा भोज को। और राजा भोज ने अपनी राजधानी जो है वो राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पर? अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला था। और राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसकी राजधानी भी धारा थी और धारा नगरी भी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ पर? चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण ये राजा भोज के द्वारा किया गया था। भोजपुर नगर की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी राजा भोज के द्वारा की जाती है। परमार वंश के बाद जो है वहां पर तोमर वंश का जो है, उसके बाद फिर चौहान वंश का या फिर चाहमान वंश का, और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत या फिर नसरत खान द्वारा और उलूग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया। लास्ट पर जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उनके द्वारा मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट वंश कौन सा है? नेक्स्ट वंश के रूप में दिया गया है चंदेल वंश। चंदेल वंश को देख लेते हैं। चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन होता है और बुंदेलखंड की धरती पर जो है वो चंदेल वंश जो है चंदेल वंश का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। बुंदेलखंड का अगर प्राचीन नाम पूछता है तो उसका प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम ये जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था नन्नुक, जो कि 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना करता है और इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेलों की राजधानी जो है खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर जो कि महोबा में स्थित थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से जो है खजुराहो में स्थानांतरित किए थे। चंदेल वंश का जो प्रथम एवं सबसे प्रतापी राजा अगर पूछे तो वो था यशोवर्मन। क्या नाम था? यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। किसके द्वारा ये सारा कार्य किया गया? यह कार्य यशोवर्मन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण ये राजा धंग के द्वारा किया गया। वहीं कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण ये धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण ये धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में या फिर 999 ईस्वी में किया गया था। धंग जो है वो गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। यही कारण है कि विद्याधर के द्वारा राज्यपाल की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ये कौन थे? विद्याधर थे। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की जो राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र थे, इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। यानी प्रबोध चंद्रोदय की रचना एक कृष्ण मिश्र के द्वारा की जाती है, जो कि चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार से संबंधित थे। इन्होंने यानी कृष्णमित्र ने महोबा के समीप या फिर जो चंदेल शासक कीर्तिवर्मन थे इनके द्वारा कीर्ति सागर का निर्माण या कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, आला उदल नामक जो दो सेना नायक थे परम मर्ददेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। आल्हा उदल। चंदेल शासक का जो अंतिम शासक था वो परमर्दिन देव था। इन्होंने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की थी। यानी चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? वो परमर्दी देव था और इनके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की गई थी।
इस पर इनके मंत्री अजय देव ने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि ये इनके जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। यही कारण है कि ये अजय देव के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट है सोलंकी वंश या फिर गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी वंश। सोलंकी वंश की स्थापना अगर पूछे तो इसके संस्थापक मूलराज प्रथम थे तथा इसके जो इसकी राजधानी थी वो अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम जो है ये शैव धर्म के अनुयायी थे। वहीं भीम प्रथम, नेक्स्ट पॉइंट है भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी के सेनापति या फिर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जब महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था तो उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम के सामंत जो बिमल थे उन्होंने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर इस सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सोलंकी वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो था जयसिंह सिद्धराज। क्या नाम था? जयसिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। हेमचंद्र जो है जो कि प्रसिद्ध जैन विद्वान थे वो जयसिंह सिद्धराज जी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है माउंट आबू मंदिर। माउंट आबू पर्वत जो है, एक सेकंड, माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान पर स्थित है। माउंट आबू पर्वत, यहाँ पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपनी 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। यह किसके द्वारा की गई थी? तो जयसिंह सिद्धराज के द्वारा यह कार्य किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण सोलंकी शासकों के द्वारा ही किया गया था। अगला पॉइंट है सिद्धपुर में रुद्रक महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज के द्वारा। रुद्रक महाकाल मंदिर का निर्माण जो है वो जय सिंह सिद्धराज के द्वारा किया गया था। वहीं सोलंकी शासक कुमार पाल जो है वो जैन मतानुयायी थे। जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन थे? कुमार पाल। सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक था वो था भीम द्वितीय। क्या नाम था? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत, उनका नाम था लवण प्रसाद। इन्होंने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी, यानी गुजरात में बघेल वंश की स्थापना ये लवण प्रसाद के द्वारा की गई थी। बघेल वंश का जो कर्ण द्वितीय, बघेल वंश का कर्ण द्वितीय एक गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। कर्ण द्वितीय जो है वो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। नेक्स्ट है कलचुरी चेद राजवंश। कलचुरी वंश के संस्थापक अगर पूछे तो ये थे कोक्कल एवं इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश की राजधानी जो है ये त्रिपुरी थी। और इस वंश का यानी कलचुरी वंश का सबसे प्रमुख या सबसे शक्तिशाली राजा क्या कौन था? तो था गांगेय देव था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण, गांगेय देव ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों में विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। यानी पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के जब विलुप्त हो गए थे तो उसे फिर से लाने का श्रेय ये विक्रमादित्य या फिर गांगेय देव को ही जाता है। कलचुरी वंश सबसे महान शासक एक कर्ण देव था। पहला महान शासक गांगेय देव था एवं सबसे महान शासक एक कर्ण देव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण, कर्ण देव के द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की जाती है। प्रसिद्ध कवि राजशेखर एक कलचुरी के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट वंश है और शायद लास्ट है सिसोदिया वंश। कौन सा है? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश इसके संस्थापक या सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और अपनी राजधानी या फिर इनकी राजधानी जो है मेवाड़ की राजधानी जो है ये चित्तौड़ थी। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। यानी विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा अपने विजय उपलक्ष्य में कराया गया था। नेक्स्ट है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था।
तो फ्रेंड यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड लूसेंट में जितने भी पॉइंट दिए गए थे सभी को 3 पार्ट में कवर किया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग उसको यानी इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी देखिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।